नमस्कार दोस्तों, आज हम मॉक टेस्ट शुरू करने वाले हैं और ये हमारा मॉक टेस्ट 3 है। और जो कंटेंट दिया जा रहा है, जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, अगर उसमें आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं लगभग 15 से 20 के बीच में, तो आप एग्ज़ाम में 25 भी करोगे। क्योंकि ये जो लेवल है वो बहुत खतरनाक लेवल है, बहुत ही एक अच्छा लेवल मान सकते हो इसको। और आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि साइकिल स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट पी ऑफ ए सर्कुलर ग्राउंड ऑफ रेडियस 2 एंड ट्रेवल अलोंग इट्स सर्कमफेरेंस टू द पॉइंट एस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए साइकिल इज। हिंदी वाले चैप्टर जो दोस्त हैं वो ध्यान दें कि एक साइकिल चालक है जो 2 किलोमीटर की त्रिज्या से एक गोलाकार मैदान के बिंदु पी से शुरू होता है और इसकी परिधि के साथ एस तक पहुंचता है। एक साइकिल चालक का विस्थापन क्या होता है? देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा होता है सीधी दूरी होता है, सीधी दूरी। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो सीधी दूरी होती है, और जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? पूरी दूरी। क्या? पूरी दूरी। अर्थात मान लो कि आप यहाँ से चलकर यहाँ 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 पर पहुँचे, तो ये पूरी जो दूरी है, पूरी जो लंबाई है वो आपकी डिस्टेंस कहलाएगी। और जो यहाँ से जो सीधी दूरी होगी वो आपकी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। मैं कहूँ कि आप यहाँ से शुरू हुए हैं और आप यहाँ पे वापस आ गए हैं, तो आप जो पूरा चलकर आए हो वो तो आपकी पूरी दूरी कहलाएगी, पूरी लंबाई पूरी दूरी कहलाएगी। और आप वहीं आ गए, इसका मतलब आपने डिस्प्लेसमेंट तो किया ही नहीं, आप वहीं आ गए, डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो बस क्या पूछ रहा है यहाँ पे? पूछ रहा है कि अगर ये मान लो इसकी रेडियस 2 किलोमीटर है और आपने पी से शुरू किया और एस पर आ गई, लेकिन जो चलने का क्रम अगले ने पहले ही बताया कि इस तरीके से है, तो आप इस तरीके से चलते हुए फिर यहाँ पे एस पे आ गए, तो आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? तो क्या डिस्प्लेसमेंट में आप पूरी दूरी तय करोगे? नहीं, डिस्प्लेसमेंट में हम सीधी दूरी तय करते हैं। और जब सीधी दूरी तय करते हैं तो आपको पता चल गया कि कौन सी दूरी हमें तय करनी है। अब जब कौन सी दूरी तय करनी है तो इसकी जो रेडियस वो 2 है, यानी कि ये 2 है और ये भी तो 2 होगी। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। अगर हम इसको आर मान लें तो ये जो आर होगा वो रूट में a² + b² होगा, यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 + का 4। तो यहाँ पे जो r होगा वो √8 हो जाएगा। √8 हमारा ऑप्शन 2 होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो कुछ और जानकारी देता हूँ। और जानकारी में देखिए हमसे क्या पूछ सकता है वो हमसे पूछ सकता है थोड़ा सा यहाँ पे मेकअप। हमेशा याद करना, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपका 0 या 0 से बड़ा भी हो सकता है। क्या डिस्प्लेसमेंट माइनस में हो सकता है? तो बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे माइनस में भी हो सकता है। ये याद कर लेना, डिस्प्लेसमेंट माइनस में भी हो सकता है। क्या दूरी माइनस में हो सकती है? नहीं। तो इसलिए मैंने ये तीनों चिन्ह लगा दिए हैं। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट बनता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा छोटा या बराबर होगा डिस्टेंस से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट डिट्टो का डिट्टो। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के इक्वल होगा या फिर कम ही होगा। हमेशा डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो कभी नेगेटिव नहीं होती है। चलिए आज की दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो जिन क्वेश्चनों के अंदर हिंदी की ज़रूरत पड़ेगी तो उनके अंदर हिंदी भी लाऊंगा, लेकिन जिन क्वेश्चनों को आप ऐसे समझ सकते हो तो फिर उनमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। और आपके जीडी में इंग्लिश ही ज़्यादा आएगी तो उसको भी मैं पॉइंट ऑफ व्यू कर रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द आरोही। तो यहाँ पे हिंदी वाले याद रहना, अस्केंड का मतलब होता है छड़ना, अस्केंड का मतलब होता है छड़ना, यानी कि ये पूछ रहा है आरोही क्रम बोलते हैं इसको, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम हमको बताना है, इंक्रीज हमें बताना है। तो अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम आपके सामने है, आप बता सकते हो कि नहीं। तो आप जानते हैं कि इधर एनर्जी बढ़ रही है, तो हम एनर्जी का फॉर्मूला भी जानते हैं दोस्तों कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है E = h²। और न्यू क्या है यहाँ पे? आवर्ती, तो Sc/λ। तो एनर्जी बढ़ेगी तो लेमड़ा घटेगी, इसका मतलब लेमड़ा इधर बढ़ रहा होगा, क्योंकि अपोजिट में एनर्जी इधर बढ़ रही है तो लेमड़ा इधर बढ़ रहा है, यानी कि वेवलेंथ इधर बढ़ रही है। तो वेवलेंथ जो इधर बढ़ रही है तो यहाँ पे इधर देखो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? रेडियो की इसमें अंदर बात ही नहीं की। फिर आएगी माइक्रोवेव, यानी कि डी ऑप्शन है वो सबसे आखिरी में होगा, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो सबसे आखिरी में है, यानी कि जो λ4 है वो सबसे आखिरी में होगा। तो λ4 किस में आखिरी में? ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन पर मैं टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, क्योंकि जब ऑप्शन ही मिल गया तो टाइम बर्बाद नहीं करना है दोस्तों, ऐसा ही आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है लॉजिक गेट से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कई बार नहीं आता, लेकिन मैं लॉजिक गेट आपका क्लियर कर दूंगा तो फिर आपको आएगा तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए, लॉजिक गेट हम वैसे मिनिमम 4 करते हैं और इनसे बनने वाले बहुत सारे टाइप लॉजिक गेट बन सकते हैं, लेकिन हम 4 पढ़ते हैं। तो इनमें 4 में सबसे पहले आता है एक गेट आता है जिसको बोलते हैं नॉट गेट। क्या बोलते हैं?
नॉट गेट। याद रहे नॉट गेट में जो जाता है वह भी एक ही टाइप से जा सकता है और आता है उसका उल्टा होकर आ जाता है। तो इसमें निर्गत भी एक ही होता है और निवेशी भी एक ही होता है। ये नॉट गेट है। क्या है? नॉट गेट। एक होता है और गेट। और गेट का कुछ सिंबल इस तरीके से होता है। और गेट में क्या होता है, इस तरीके से यहाँ पे सिंबल हमको देखने को मिलता है। उसके बाद में आता है नोर होगा, तो इसके यहाँ पे नोर में क्या होगा, नोर में ऐसा ही सिंबल होगा लेकिन यहाँ पे इस तरीके से कर देगा। और एंड जो गेट होगा, एंड गेट जो होगा वो डी बन के होता है और उसमें भी दो निवेशी होते हैं, एक निर्गत होता है। अब इसके ही मैं इस तरीके से कर दूंगा तो आपका क्या हो जाएगा, नेंड गेट हो जाएगा। तो और पढ़ लिया, एंड पढ़ लिया, ये बेसिक हमने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जा रहा है, तो ये नोट गेट बताया मैंने, नोट गेट बताया तो जो इससे जाएगा उसका बार होकर आएगा। तो ए जा रहा है तो ए का बार, समझ रहे। इधर से बी जा रहा है तो बी का बार हो गया। तो ये बी का बार, अब देखो ये है, क्या हो गया दोस्तों, अब देखो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। तो ये जो है, ये आपका डी बन रहा है और यहाँ पे इस तरीके से हो रहा है। तो ए का बार जब जा रहा है और बी का बार जब जा रहा है तो जो एंड गेट कहता है कि उनका डॉट होता है, क्या होता है, डॉट होता है। लेकिन ये जा रहे हैं तो इनका डॉट होगा और बार लगा हुआ है तो बार लगा देंगे। अब डी मॉर्गन जो लॉ कहता है वो ऐसे कहता है कि जब भी ए का बार डॉट बी का बार और टोटली बार हो तो आप क्या कर दो, ए प्लस बी का डबल बार कर दो। ये प्रॉपर्टी इससे निकल कर आई है। तो जब डबल बार करते हैं तो वही प्राप्त होता है। तो यहाँ से ए प्लस बी प्राप्त होगा और जब ए प्लस बी बराबर, ये किसका है, और गेट का उदाहरण है। तो राइट आंसर तो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि द कॉन्टैक्ट एंगल, ये कॉन्टैक्ट एंगल का मतलब होता है स्पर्श कोण दोस्तों। अगर हिंदी वाले मीडियम है तो स्पर्श कोण इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट जो एंगल है वो के बीच में एक सॉलिड एंड लिक्विड, यानी कि ठोस और द्रव के बीच में होता है। ये जो प्रॉपर्टी है ऑफ द मटेरियल की, पदार्थ की, ऑफ की द सॉलिड एंड लिक्विड एज वेल एज। तो बिल्कुल ये सही आंसर होगा कि भाई साहब एक प्रॉपर्टी है कि सॉलिड, ठोस और द्रव के बीच में ये आपका क्या होता है, एक एंगल होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट एंगल। यानी कि अगर आपने कांच के ऊपर, आपने कांच क्या है, ठोस है, तो ठोस पर अगर पानी आपने गिरा तो उसके स्पर्श किया कि नहीं, तो इस तरीके से एंगल आ गया। जैसे चांदी और हम शुद्ध पानी के बीच में देखें तो एक तरीके से चांदी क्या है, ठोस है, सॉलिड है, और यहाँ पे जो पानी है वो क्या है, लिक्विड है। तो इनके बीच में जब इनको हम किसी चांदी के पात्र में पानी डालते हैं तब वो स्पर्श करता है, पानी बर्तन को स्पर्श करता है, चांदी वाले को, तो वहाँ पे कांटेक्ट करता है, और कांटेक्ट करता है तो उनके बीच में एंगल देखा जाता है। तो ये सही बात है कि ये इनके बीच में एक कांटेक्ट एंगल होता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द राइज ऑफ ए लिक्विड ए कैपिलरी ट्यूब डज नॉट डिपेंड ऑन द इनियर रेडियस। यानी कि अगर मान लो कि आपकी क्या है, कोई कैपिलरी है, कोई केसिका है, इसको बोलते हैं केसिका, और इंग्लिश वाले इसको बोलते हैं कैपिलरी, कैपिलरी इसको बोलते हैं। अब मान लो इसके अंदर मैंने कोई वाटर डाल दिया, ये वाटर कितना ऊंचा चढ़ेगा, तो इसकी जो हाइट होगी वो होगी h बराबर 2t कोस थीटा अपॉन में r रो जी। यहाँ पे g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, r क्या है, इसकी रेडियस हो जाएगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो आपने ट्यूब ली, उस ट्यूब का जो राइज ऑफ ए लिक्विड है, राइज ऑफ ए लिक्विड का मतलब हाइट जो बढ़ रही है लिक्विड की, लिक्विड बढ़ता चला जाएगा, वो डिपेंड नहीं करती इनर रेडियस पर। तो यहाँ पे रेडियस पर डिपेंड करती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा, तो ये गलत होगा, तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गजब का क्वेश्चन था, इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन पुट आउट होते हैं बहुत सारे दोस्तों। अब आ गया है शानदार क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को करिए। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक जो बल्ब है उस पर 50 वाट लिखा हुआ है और 200 वोल्ट लिखा हुआ है।
देखिए ये अगर आप कोई भी बल्ब ले लो, ये दो चीज़ें उस पर ज़रूर लिखी हुई होगी। एक तो वहाँ पे वाट लिखा होता है जो शक्ति का मात्रक है, किसका, वाट किसका है, पावर का मात्रक है, और वोल्ट है जो विभवांतर का मात्रक है। ये दो चीज़ें वहाँ पे कंबाइंड लिखी होती है। तो किसी बल्ब है जिस पर ये लिखा हुआ है, तो उसको कनेक्ट किया है 100 वाट सप्लाई से, द पावर डिसिपेशन क्या होगा। तो जब ये था तो हमने देखा कि इसका रेजिस्टेंस भी हुआ होगा। तो जो हम जानते हैं कि पावर क्या होती है, वी आई होती है। अब आई तो हमें दिया हुआ नहीं है, तो हम वी जो विभवांतर का सूत्र है वी बराबर आई आर, उससे हम निकालते हैं। तो आई दिया नहीं है तो वी बराबर आई आर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। ये फॉर्मूले भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है आई स्क्वायर आर। पहली बात तो पावर के तीन फॉर्मूले बताए हैं, वो आप दिमाग से रट लेना इन फॉर्मूलों को। डायरेक्ट पूछेगा कि पावर का फॉर्मूला नहीं है, तो इस एक फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम लगाएंगे ये फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो जब हमारे पास पावर दी रखी है 50 वाट और वी स्क्वायर हमें दे रखा है 200, तो यहाँ पे 200। अब हमें क्या निकालना है, आर। तो आप आर को इधर लेके जाएंगी, तब हमारे पास में आएगा कि ये 200 गुणा 200 बटे 50। तो ये इससे कैंसिल हो जाता है और ये इससे कैंसिल हो जाता है 4 बार। तो ये 4 बार हो जाता है, तो ये हो गया 800। क्या हो गया, 800। अच्छा 800 हमारे पास में आर आ गया। अब उसी जो रेजिस्टेंस आर है और जो वोल्ट है वो भांतर जो है वो 100 है, तो पावर क्या होगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास में आर भी आ गया और यहाँ पे हमारे पास वी भी आ गया। आर भी आ गया और वी भी आ गया, तो हम इसमें फॉर्मूले में लगा देंगे। तो जो पावर होगी वो मैं आपको बता देता हूँ अब क्या होगी। अब जो नई पावर होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। देखिए फॉर्मूला यही लगेगा, P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। अब हमारे पास में वोल्ट दे रहा है 100, तो 100 का स्क्वायर हो गया। और उसके बाद में यहाँ पे आर हमारे पास में 800 आया, तो ये 2 से 2 कट गया, अब बचा 8। तो 8 एकम 8 आ जाता है, 2 आ जाता है, 8 दूनी 16, यहाँ पे 4 आ जाते हैं, और पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे तो ये 5 आ जाएगा। क्या आया, ये आपका पावर आया। और पावर को क्या लिखते हैं, वाट से। तो राइट आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ज़बरदस्त कंटेंट है दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई एक ईंट है, ब्रिक है, जिसका द्रव्यमान 2 kg है और वो स्लाइड कर रही है एक सरफेस से, इंक्लाइन कर रही है, नीचे की तरफ इंक्लाइन कर रही है, एंड एंगल है 45 डिग्री का, विद द रेस्पेक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सेस, यानी कि क्षैतिज दिशा के अंदर वह क्या कर रही है, ये 45 डिग्री का कोण बना रही है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि जो हमें स्थितिक घर्षण है उसका स्थितिक घर्षण गुणांक हमें ज्ञात करना है। तो बस हम देखते हैं कि मान लो कि ये कोई सरफेस हुई होगी, इस तरीके से मान लो कि कोई सरफेस हुई होगी और कोई यहाँ पे कोई ईंट रखी होगी। तो ईंट रखी है तो इधर क्या लगता है, इधर आपका ये कह रहा है कि 45 एंगल का ये क्या बना रही है, कोण बना रही है, 45 डिग्री का ये कोण बना रही है। अब ये इधर आपका क्या लग जाएगा, mg साइन थीटा, और साइन कितना है 45, और इधर नीचे क्या लगेगा mg कोस थीटा, तो कोस कितना है 45। ऊपर क्या लगेगा, रिएक्शन फोर्स n, और इधर क्या लगेगा आपका फ्रिक्शन फोर्स, ये लगेगा आपका फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इसको इस्टेब्लिश कर देगा, एम जी साइन 45 को एक ही डायरेक्शन में लग रही है तो ये संतुलित करेंगे, और जो एन है वो एम जी कोस 45 को इक्विलिब्रियम करेगा, संतुलित करेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एन है वो बराबर हुआ होगा एम जी कोस 45 के, और जो एफ है फ्रिक्शन फोर्स हुआ होगा वो एम जी साइन 45 के इक्वल हुआ होगा, साइन 45 के इक्वल हुआ होगा। अब आप जानते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो म्यू एस इंटू आर होता है। तो आर यहाँ पे क्या हो गया, एन ही है, क्योंकि हमने आर को क्या माना है, एन माना है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स में जब मैं एन का भाग दूंगा तो यहाँ पे म्यू एस आ जाएगा, जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का है। तो एफ देखिए एम जी से एम जी कट जाता है, और कोस 45 और साइन 45 एक होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन आप इससे नहीं करना चाहो तो दूसरा इसका मेथड है डायरेक्ट करने का।
वो डायरेक्ट मेथड ये होता है कि इस एंगल को बोला जाता है दोस्तों रिपोज एंगल। रिपोज एंगल यानी कि विराम कोण। और विराम कोण का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर म्यू एस। ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो टेन 45 हम रखेंगे तो जो म्यू एस होगा वो 1 ही होगा। तो इससे भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। राइट ऑप्शन तो हमारा एक ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों ये क्वेश्चन भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि बोर के थ्योरी के अकॉर्डिंग द मोमेंट ऑफ मोमेंटम हमें निकालना है और रिवॉल्विंग इन फोर्थ ऑर्बिट के लिए हाइड्रोजन एटम के लिए। तो देखिए हम सब जानते हैं कि जो कोणीय संवेग की यहाँ पे बात कर रहा है, कोणीय संवेग की अगर बात कर रहा है तो कोणीय संवेग जो होता है वो एल होता है और एल वेक्टर बराबर यहाँ पे एम वी आर होता है ना। तो ये एल वेक्टर क्या होता है, एम वी आर होता है। अच्छा यहाँ पे जो कोणीय संवेग होता है उसको सदिश फॉर्म में लिखूंगा तो यहाँ पे एम क्रॉस यहाँ पे पी वेक्टर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर होगा, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर हो जाएगा। लेकिन जब हम किसी एक ऑर्बिट के लिए लेते हैं तो जो कोणीय संवेग हमारे लेते हैं वो लेते हैं एन एच अपॉन 2 पाई। ये एच यहाँ पे स्थिरांक है और एन यहाँ पे ऑर्बिट की संख्या है। तो फोर्थ ऑर्बिट के निकालना है तो जो एल होगा वो यहाँ पे 4 लिख देंगे और एच का एच ही रहेगा अपॉन में 2 पाई। तो यहाँ से ये कट गया तो ये आया 2h अपॉन में पाई। तो जो राइट आंसर होगा वो वैसे तो 3 ऑप्शन होगा। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की बात कर रहे थे तब हमने यहाँ पे ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। तो ये आपको ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ये फॉर्मूले से भी पुटअप की जाती है क्वेश्चन। ये यहाँ से पुटअप इसलिए किए जाते हैं कि आपको आर भी दे देता है, पी भी दे देता है, एल पूछ लेता है तो फिर आप वेक्टर फॉर्म यानी कि जो वेक्टर गुणा है वेक्टर मल्टीप्लाई करके आप एल वेक्टर निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एक झकास क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों इस क्वेश्चन की गारंटी मैं ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन 100% आपको इस बार देखने को मिलेगा इस शिफ्ट में कि अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ द होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब होता है दोस्तों एक समान। क्या होता है, समान। तो यहाँ पे ऑफ डायमेंशन डिटरमाइन विच इज़ द वन करेक्ट व्हेन द टाइम इज पीरियड। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम इज ए मास है, आर इज ए रेडियस है। अच्छा हमें यहाँ पे टाइम पूछ रहा है तो देखिए मान लो ये भी कोई ग्रह है। ग्रह को हम बोलते हैं प्लेनेट। क्या बोलते हैं, प्लेनेट। मीनिंग आप देख लेना प्लेनेट की। तो प्लेनेट हम इसको बोलते हैं। अब इस ग्रह के हम क्या करते हैं, उपग्रह छोड़ते हैं। अच्छा जो ये उपग्रह होते हैं इनको बोलते हैं सैटेलाइट। क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। जो उपग्रह होते हैं उनको सैटेलाइट बोलते हैं। इन उपग्रह को हम बोलते हैं सैटेलाइट। ये देखिए कृत्रिम भी हो सकती है जिनको हम खुद भेजते हैं ताकि हमारी पृथ्वी पर हमें ये निर्देश दे सकें कि कब क्या मौसम में क्या परिवर्तन होगा, या और भी कई कारणों से हम इनको भेजते हैं ताकि हम नेटवर्क को भी बढ़ा सकें। तो ये अलग अलग चीज़ों के लिए भेजे जाते हैं। दूसरी है कि ये प्रकृति से भी मिले हैं और सबसे ज़्यादा ये सन्नी ग्रह जो है प्लेनेट है उसके हैं। यहाँ से ये पूछ रहा है कि जो ये इनके चारों ओर चक्कर काटते हैं। क्या करते हैं, चक्कर काटते हैं। तो ये चक्कर काटते हैं तो इनका टाइम पीरियड क्या होगा कि एक चक्कर पूरा कर ले। तो जो इनका टाइम पीरियड होता है दोस्तों वो होता है 2 पाई रूट आर क्यूब अपॉन में एम जी। अच्छा यहाँ पे जो आर है ना वो यहाँ पे प्लेनेट की त्रिज्या होती है। प्लेनेट की यहाँ पे त्रिज्या रेडियस होती है। और यहाँ पे जो एम है वो प्लेनेट का ही क्या होता है, प्लेनेट का ही क्या होता है, मास होता है। प्लेनेट का ही मास हो गया, प्लेनेट की ही त्रिज्या होगी। तो स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर भी हो जाएगा और इसका स्क्वायर करोगे तो आर क्यूब होगा। क्या होगा, आर क्यूब होगा। उसके बाद में एम जी का भी स्क्वायर होगा तो एम जी हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन तो हमारा 3 होगा।
राइट ऑप्शन तो हमारा 3 होगा, लेकिन जो मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताई वो क्या आपको अच्छी लगी? कि कोई भी अब यहाँ पे पूछता है कि जो अब देखो थ्योरी के अंदर इस क्वेश्चन को बनाएगा तो वो क्या बोलेगा, वह बोलेगा कि जो किसी उपग्रह यानी कि सैटेलाइट को का जो परिक्रमण काल है, टाइम पीरियड है, वो सैटेलाइट के ही रेडियस और मास पर डिपेंड करता है। नहीं, सैटेलाइट के रेडियस और मास पर तो वह डिपेंड ही नहीं करता है, वह डिपेंड उस प्लेनेट के करता है जिसके चारों ओर वह सैटेलाइट चक्कर काट रहा है, राउंड कर रहा है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि डायमेंशन फॉर्मूला से हमें ए बी इन्वर्स की हमें विमा निकालनी है। तो देखिए इसकी विमा क्या होगी, हम इसको लिख सकते हैं ए अपॉन बी। आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, नीचे जाएगा तो प्लस पावर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हम ए और बी की विमा कैसे निकालेंगे, तो समरूपता के सिद्धांत से निकालते हैं। समरूपता का सिद्धांत ये कहता है कि आप किसी की चीज़ को जोड़ते हो और घटाते हो तो वो सेम चीज़ों में से घटाते हैं। जैसे आप 1 kg गुड़ में से आप क्या जोड़ोगे, 1 kg तेल जोड़ दो, 1 kg तेल। तो क्या ये सही है? नहीं सर, तेल और गुड़ को मिक्स नहीं कर सकते, जोड़ नहीं कर सकते, अलग अलग रहेंगे। आप 1 kg गुड़ में आप 2 kg गुड़ जोड़ सकते हो, 2 kg यहाँ पे गुड़ जोड़ सकते हो, ये सही है। लेकिन समान समान में जुड़ता है, तो इसका मतलब ये समान समान में जुड़ता है, इसका मतलब पी की जो विमा है वो ए अपॉन वी स्क्वायर की विमा के बराबर हो गई। अब ए की विमा निकालूंगा तो जो है वो पी इंटू वी स्क्वायर की विमा के बराबर हो गई। अच्छा, v का मतलब आयतन, आयतन को क्या लिखते हैं एल क्यूब, तो ये 2 से इंटू मिलाई होगा तो एल की घात 6 आ गई। और p क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की क्या होती है, फोर्स की होती है m1 L1 T-2, और ये ऊपर आए अपॉन में एरिया की L2, तो ये L6 कट गया, तो ये आई m1 L5 T-2। ये किसकी विमा आई है, ये ए की विमा आई है। अब बी की विमा किसके बराबर है, तो आप इधर से देखो वी की विमा है वो बी के बराबर होगी, तो वी एल क्यूब हो गया, तो इसमें हम दे देंगे एल क्यूब का भाग। क्या, यहाँ पे एल क्यूब का मैंने भाग दे दिया, तो यहाँ एल क्यूब से L5 कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप देख लो m1 L2 T-2, ये राइट आंसर होगा, वो बी होगा, 2 नंबर का राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा होपली। अगर आपने मेरी जो मैं जिस तरीके से लिखता हूँ उस चीज़ पर ध्यान दिया होगा तो आप समझ गए होंगे नेक्स्ट स्टेप कैसी आ रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ हीट डिसिपेटेड पर सेकेंड थ्रू द रेजिस्टेंस 5 ओम एंड 10 ओम इन द सर्किट गिवन इज बिलो। यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो 5 और ओम 10 ओम में से कोई धारा जा रही होगी, इसमें से कुछ I1 धारा जा रही है, मान लो I1 जा रही है, और यहाँ से जो धारा जा रही है इसमें से 10 में से I2 धारा जा रही है, बाकी इधर से I आ रही है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि समांतर क्रम में तो हमें पता है धारा बढ़ती है, तो इसमें बढ़ गई। तो यहाँ पे द रेशियो ऑफ हीट डिसिपेट, यानी कि आपको यहाँ पे पावर का रेशियो पूछ रहा है। अब पावर क्या होती है सर, पावर का जो रेशियो होता है वो होता है I² R, I² R। अच्छा, यहाँ पे R1 हो जाएगा और यहाँ पे R2 हो जाएगा, यहाँ पे I1 हो जाएगा और यहाँ पे I2 हो जाएगा। तो बस आप यहाँ से क्या निकालो, I निकाल लो, तो हम I1 अपॉन में I2 निकाल लेंगे। तो I1 I2 क्या होगा, तो हम यहाँ से देखते हैं कि V बराबर क्या होता है, IR होता है, तो ये V अपॉन R हो गया। चूँकि समांतर क्रम में विभवांतर सेम रहता है तो R2 अपॉन R1 होगा, यानी कि 10 अपॉन में 5 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, आप बोलेंगे 2 आ गया, कितना आ गया 2। तो इस 2 का स्क्वायर किया तो इस फॉर्मूले में रख रहा हूँ, तो 4 और गुणा में R1 अपॉन R2, R1 कितना है 5 अपॉन में R2 कितना है 10। तो अब देखना राइट ऑप्शन जो होगा वो 2:1 होगा, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ये जो आपको कह रहा है कि हीट डिसिपेट है पर सेकंड, वो पर सेकंड में आपका क्या हो रही है, पावर हो रही है ना। तो पावर का यहाँ पे आपको अनुपात पूछ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारी एग्ज़ाम में कुछ फॉर्मूले से भी क्वेश्चन पुट आउट होते हैं, फॉर्मूले से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पुट आउट होते हैं, फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं, और मैं हर एक मॉडल पेपर में आपको मैं फॉर्मूले से क्वेश्चन करवा भी रहा हूँ, और मोस्ट जो फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें पूरा है कि इलेक्ट्रोनिक फोर्स F1 और मैग्नेटिक फोर्स F2,
तो यहाँ पे एक चार्ज है जो मूव कर रहा है क्यू वेलोसिटी से, कैन बी रिटर्न। तो देखिए कभी भी हमें ऐप जो लिखना है वो F1 क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक जो फोर्स होता है वो आपका किसी आवेश पर लगता है तो क्यू ई लगता है। क्या लगता है? क्यू ई। तो फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ई है वो क्या है? एक मैग्नेटिक क्वांटिटी। तो F1 तो ये हो गया। अब यहाँ पे F2 देखो, F2 भी ये क्या हो गया? F2 बेसिकली है क्या? मैग्नेटिक फोर्स हो गया। तो मैग्नेटिक जो फोर्स हुआ वो क्या होता है? यहाँ पे होता है ये Q इंटू बी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ये याद कर लेना। अच्छा, जब भी इनको साइन इनको इधर करते हैं तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, तो उस चीज़ का याद रख लेना। यहाँ पे बी वेक्टर क्रॉस, ये गलत हो गया, ये वैसे ही गलत हो गया। अच्छा याद करना, वी ये माइनस का होता है। क्या होता है? माइनस का होता है। तो अगर इसको प्लस करूँगा तो वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, चूँकि ये तो हो ही नहीं रहा, तो डायरेक्ट आंसर ये हो जाएगा, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखिए कभी भी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है ना, तो आप इसको बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर नहीं होता है। अच्छा ये माइनस में होता है, याद रखना, ये बराबर होगा तो माइनस होगा। अच्छा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? तो ये ए बी हो सकता है, ये बी वेक्टर डॉट ए हो सकता है। तो ये आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में बोल रहा है कि चक्रीय प्रक्रम में निकाय द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होता है? तो देखिए चक्रीय प्रक्रम में होता है, चक्रीय प्रक्रम का मतलब है आपने यहाँ से कोई कार्य किया और वहीं पे आ गया, तो वहीं पे आ गया, तो अब यहाँ पे कार्य क्या होगा? तो हम जानते हैं कि ऊष्मागति का जो पहला नियम है वो क्या कहता है? डी क्यू बराबर क्या होता है? डी यू प्लस का डी डब्ल्यू। अच्छा एक बात देखना कि जो आपका कार्य है, कार्य क्या है? कार्य तो एक पथफलन है, यानी कि कार्य है वो पथ पर डिपेंड करता है, पथ पर डिपेंड करता है। लेकिन जो आपकी इंटरनल एनर्जी है, आंतरिक ऊर्जा है, वो आपकी बिंदु फलन है। क्या है? बिंदु फलन। यानी कि ये पहले आप कहाँ थे और अंत में आप कहाँ थे। तो यहाँ पे जो डेल्टा डी यू होगा वो क्या होगा? डी यू लास्ट माइनस का डी यू फर्स्ट, तो ये फर्स्ट हो गया। तो लास्ट एंड स्टार्ट हम कर सकते हैं। तो ये वहीं पे आ गए बिंदु फलन है, चूँकि यहाँ पर पहले सेम थी तो अब वहीं पे आ गई तो सेम हो गया, यानी कि डेल्टा जो यू आया है डी यू वो क्या हो गया है? जीरो हो गया है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम मान रखेंगे जीरो प्लस का डी डब्ल्यू, अर्थात जो इंटरनल जो आपकी उष्मा है, जो हीट है, वो वृत्त के बराबर हो रही है। तो जो किया गया कार्य है वो उष्मा के बराबर हो रहा है। तो राइट आंसर होगा निकाय को दी गई उष्मा के बराबर। कितनी ही बार हमारी एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई कार्नो इंजन है जिसका जो स्रोत है उसका टेम्परेचर है 1000 केल्विन और दक्षता है 70%, तो सिंक का टेम्परेचर क्या होगा? तो जो नीटा होती है दक्षता वो 1 माइनस का T2/T1 होती है। ये जो होता है वो सिंक का टेम्परेचर होता है, और ये जो T1 होता है वो स्रोत का टेम्परेचर होता है। तो बेसिकली नीटा जो होती है वो W/QB होती है, यानी कि वर्क अपॉन में हीट के एक बार होती है। तो नीटा देर का है 70, तो 70% यहाँ पे शो हो जाएगा। 1 माइनस का T2 सिंक है, तो सिंक का तो हमें निकालना है, अपॉन में 1000 हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि तो ये 7/10 हो गया, और उधर 1000 माइनस T2 अपॉन में 1000 हो गया। तो इससे ये कट गया, तो ये हम देख सकते हैं कि 700 बराबर 1000 माइनस T2। तो आप देख सकते हो T2 की वैल्यू 300 केल्विन आई है। अब एग्ज़ाम में आप ये मत देखो कि इधर T2 को लाऊं उधर काटूं, नहीं, डायरेक्ट देखो ना आप, तो ये डायरेक्ट देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि सरलावर्त गति में माध्य स्थिति से विस्थापन y कण पर वेग क्या होगा? तो ये कोई है सरलोलक जिस पर हमें y दूरी पर यहाँ पे विस्थापन पहुँचा है। तो सरल गति में यहाँ पर जो माध्य स्थिति होती है यहाँ पर वेग अधिकतम होता है, तो काइनेटिक एनर्जी अपने आप ज़्यादा होगी। इस स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम होती है, और यहाँ पे जो v है वो मैक्सिमम होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो कण का वेग है वो क्या होता है? ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर होता है। तो ये फॉर्मूला होता है, कैसे निकालते हैं? तो वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी, ये किसका होता है? सरल गति में विस्थापन का समीकरण होता है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमें वेग प्राप्त होगा, दोनों समीकरण को स्क्वायर करके फिर ये निकलता है। लेकिन फिलहाल आप ये याद रखना कि जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि समान परिणाम के दो आवेश हैं, तो यहाँ पे Q1 बराबर Q2 हो गया,
उसके बाद में एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, मान लो इस दूरी पर ये स्थित है। उसके बाद में उनके मध्य बल F लग रहा है, और यदि आवेशों के मान आदि कर दिए जाए तो मान लो इस पर आवेश अभी क्या लग रहा है, F लग रहा है। तो F क्या होता है, Q1/Q2 में r²। अभी क्या कह रहा है, यदि आवेशों के मान आदि कर दिए जाएंगे, आवेशों के मान आदि कर दिए जाएंगे तो आप देख सकते हो Q1/2 इंटू Q2/2, और मध्य की दूरी को दोगुना कर दिया जाता है तो r², 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे Q1/Q2 में 16। तो यहाँ पे यह बाई 16 हो रहा है। आपका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव जो दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है, और फिर विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है। तो याद करना, जो ई होता है वो माइनस का dv/dr होता है। यानी कि लंबाई के रेस्पेक्ट में अगर विभवांतर का डेरिवेटिव करते हैं तो फिर हमें ई वेक्टर प्राप्त होता है। तो पहले यहाँ पे करने का जो है, वी को करेंगे तो ई प्राप्त होगा। तो पहले यहाँ पे अक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो -5 आ जाएगा। उसके बाद में हम जे के रेस्पेक्ट में करेंगे, पहले आई के रेस्पेक्ट में किया क्योंकि वेक्टर है। तो यहाँ पे जे के रेस्पेक्ट में तो ये कांस्टेंट होंगे, वाई वाला 3y का 3 हो गया। और ऐसे ही ई जेड का करेंगे तो फिर ये एक्स और वाई कांस्टेंट हो गई, और 15 का हो गया तो √15। अब हमें यहाँ पे मोड ई निकालना है। तो मोड ई निकालने के लिए हम करेंगे ई² प्लस का जे² प्लस का z²। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 5 का स्क्वायर करते हैं 25, 3 का स्क्वायर करते हैं 9, √15 का स्क्वायर करते हैं तो 15। तो ये राइट आंसर होगा, ये 49 हो गया, जिसका राइट आंसर होगा 7। जो राइट आंसर है वो हमारा है डी ऑप्शन। अच्छा, इस फॉर्मूले से और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/π हेनरी की प्रेरक कुंडली है, उसमें 50 शतरंज यानी कि आवर्ती पर प्रेरणीय परिघात क्या होता है। तो देखिए, प्रेरणीय परिघात एक्सल होता है जिसको बोलते हैं ओमेगा एल। ऐसे ही एक एक्सी होता है जिसको बोलते हैं कैपेसिटेंस, जो घात होता है धारितीय घात, उसको बोलते हैं 1/ωc। तो हमें तो निकालना ही है। तो जो एक्सल होगा वो क्या होगा, ओमेगा एल होगा। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे होगी 2π/t इंटू एल हमारे पास में कितना देर का है 1/π। अच्छा, 1/t यानी कि आवर्ती होता है 1/t। अरे 1/t क्या होता है, आवर्ती फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी देर की 50। तो 2π × 50 × 1/π। तो राइट आंसर पाई से पाई कट गया तो 100 हो गया। तो यानी कि जो अक्सर आया वो 100 हो गया है। तो ये एक तरीके से रेजिस्टेंस है। तो हमारा डायरेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको मानता हूँ। एक चीज़ आप देखिए, एक होते हैं चालक और एक होते हैं अर्धचालक, एक होते हैं कुचालक। कुचालक होते हैं जिनसे विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, चालक से विद्युत का प्रवाह होता है, और इन अर्धचालक से बहुत कम प्रवाह होता है, लेकिन होता है, कम होता है। तो देखिए, जब भी हम किसी चालक का हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चालक के लिए याद रखना, चालक का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और प्रतिरोधकता भी बढ़ेगी। उसके बाद में अगर हम अर्धचालक की बात करें तो अर्धचालक का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी कम होगा, और यहाँ पे जो रो है प्रतिरोधकता वो भी कम होगी। तो ये दो चीज़ें आप याद करना, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम हमारे मेन टॉपिक पर आ रहे हैं। जो मेन टॉपिक इस तरीके से है, मेन टॉपिक में ये पूछा जाता है दोस्तों कि देखिए, शुद्ध गैलियम को त्रिसंयोजी अपद्रव्य से डोप करने पर n प्रकार का। तो अगर हम देखिए, जो भी अर्धचालक है, अगर हम उनको त्रिसंयोजी से ड्रॉप करते हैं, त्रिसंयोजी से, तो हमारे यहाँ पे p प्रकार का अर्धचालक बनता है।
और अगर पंच संयोजी से करते हैं, पंच संयोजी से, तो फिर हमारा यहाँ पे n प्रकार का बनता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, गैलियम को त्रिसंयोजी पर करेंगे तो p प्रकार का बनेगा, तो n प्रकार का नहीं बनेगा, गलत हो गया। शुद्ध गैलियम की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, गैलियम एक अर्धचालक है जिसके ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटती है, रॉन्ग हो गया। पी प्रकार के अर्धचालकों में प्रधान वाहक होल्स होते हैं, तो पी प्रकार के में देखिए पी प्रकार का जो अर्धचालक उनमें होल्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, राइट आंसर यही हो जाएगा। उसके बाद में अगला ऑप्शन है कि शुद्ध गैलियम का पंच संयोजक अपद्रव्य से डोप करने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है। देखिए डोप जब करोगे ना तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ता है तो यहाँ पे प्रतिरोधकता घटनी चाहिए क्योंकि ये अर्धचालक है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि निम्न में से प्रिज्म कौन है। प्रिज्म कौन आपको पूछ रहा है, यानी कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है कि ये कोई प्रिज्म होगा आपका, और जिसमें ए बी सी आप समझ सकते हो। अगर थोड़ा सा इसमें आप दिमाग लगाते हो तो आप जान जाते हैं कि इसमें एंगल प्रिज्म एंगल कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो ए है, बी है और सी है, ये आपको क्या दिख रहे हैं, तो ये आपको जो दिख रहे हैं वो प्रिज्म के कोण नहीं है, ये बेसिकली प्रिज्म के जो शीर्ष हैं उसके कोण हैं। तो राइट आंसर तो हमें यहाँ पे डी ही दिख रहा है, तो आप एलिमिनेशन से इसको बता सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों आज का जो है ये आखिरी क्वेश्चन है और हमारे आज 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। कैसा लगा कंटेंट आप ज़रूर बताइएगा। तो ये क्वेश्चन हम भी करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश को 4 मिलीमीटर मोटे एवं माइक ये है आपका अपवर्तनांक, तो कहाँ से गुजरने में कितना समय लगता है। तो आप जानते हैं यहाँ पे क्या होता है कि म्यू बराबर क्या होता है, c/v होता है। v यहाँ पे वेग होता है, इसी यहाँ पे प्रकाश की चाल होती है। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, तो हम v बराबर क्या लिख सकते हैं, c/μ लिख सकते हैं। c कितना है, 3 × 10⁸ हो जाता है, और उसके बाद में म्यू कितना है, 2 हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए वेग क्या होता है, लंबाई में दूरी अपॉन टी होता है। तो यहाँ पे x अपॉन में टी बराबर c/, ये आपका 3/2 × 10⁸ होता है। तो यहाँ पे 3 भी दे रखा, आपको समय निकालना है। तो समय जब निकालेंगे तो x कितना है, 4 मिली, यानी कि 10⁻³ हो गया। 2 इधर आएगा, अपॉन में 3 × 10⁸ इधर आएगा। तो ये 4/, तो आप इधर देखेंगे कि 8/3 है, 8/3 का भाग जाएगा, तो ये 2 आ गया मेरे दोस्तों। आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश को 4 मिलीमीटर मोटे एवं 3 अपवर्तनांक वाले कांच से गुजरने में कितना समय लगेगा। आप जानते हैं कि म्यू बराबर क्या होता है, c/v से बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, तो याद रख लेना है। अब यहाँ पे v की वैल्यू निकालूंगा तो c/म्यू आ जाएगा। अच्छा v क्या होता है आपको पता है कि v जो है वो x/t होता है, पता है कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। जब हम मोशन के चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें ये पढ़ते ही हैं यार। तो यहाँ से x/t होता है, तो हम कह सकते हैं कि x/t बराबर c/म्यू। तो जो t की वैल्यू आई है वो क्या आई है, जो t की वैल्यू आई है वो x/μ/c आई है। तो x कितना है यहाँ पे 4 × 10⁻³ हो गया, मिली का मतलब 3, और म्यू कितना है 3 ही है, अपॉन में c लिखना है। तो 3 × 10⁸ होती है प्रकाश की चाल, तो 3 से 3 कट जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं तो 4 गुणा ये 10⁸ ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻11 हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी, मैं अगर आप जैसा रिस्पॉन्स देखो मैं वैसे ही इमेज लेकर आऊँगा, फिर समझाने का तरीका वो बहुत मज़ा आएगा। मैं समझ सकता हूँ कि अभी आपको थोड़ी सी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं मिल पा रही है, लेकिन आप इसमें देखिए, क्वेश्चन को करिए। आपको जो क्वेश्चन दी जा रही है वो वास्तव में ऑथेंटिक क्वेश्चन है, डायरेक्ट डिट्टो डिट्टो पूछे जा सकते हैं, ऑथेंटिक बुक से लिए गए हैं और बार बार ये एग्ज़ाम में आते हैं। मैं आश्वासन के साथ में कहूँगा कि अगर आपने मेरे मॉक टेस्ट लगाए तो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 100% से ऊपर ही होगा, और ज़बरदस्त लेवल के ये क्वेश्चन आए हैं और मैं करवा रहा हूँ। फिर मैं रिवीजन भी करवाऊँगा हर चैप्टर का शॉर्ट्स नोट्स में। तो मेरी रणनीति है वो एकदम गजब की है। आप बिल्कुल भी घबराइए नहींगा कि कैसे हम 1.5 महीने में कर लेंगे, बिल्कुल। अगर आपका ज़्यादा रिस्पॉन्स रहता है, अगर आप वास्तव में जुड़ना चाहते हैं, तो फिर
मुझे कुछ रिएक्शन दें ताकि मैं पार्टिकुलर क्षेत्र में, आप फील्ड में आपके लिए कुछ कर सकूं। जब आप मुझे पार्टिकुलर फील्ड में आप मुझे मौका देंगे तो मैं आपको गजब का कंटेंट देने वाला हूँ। और एग्ज़ाम में जो एज इट इज़ हफ्ता है वो, और वही क्वेश्चन जो एथेंटिक है, वही मटेरियल जो ऑथेंटिक है, रियलाइज़ के साथ में करवाते हैं। क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे, ऐसे प्लेटफॉर्म पर किसी पर भी शायद नहीं करवाते हैं, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन मैं भी पढ़ा हुआ हूँ और मैं भी पढ़ता हूँ। तो मुझे पता है कि इस तरीके के क्वेश्चन और प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, इस प्लेटफॉर्म पर आपको जो कमी है वो ये है कि मेरी शक्ल आपको नहीं दिख पा रही है, और जो लिखना हूँ तो वो कभी कभी छोटा बोर्ड पड़ रहा है तो उसमें लिख नहीं पाता हूँ पूरा, तो ये दिक्कत है बड़ी। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन ऑथेंटिक है, लाजवाब है। मेहनत करते रहिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए, खुद का भी सपना पूरा करिए और एक अच्छे पर्सन बनिए ज़िंदगी में। मैं ये नहीं कहता पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, हर काम अपने आप में इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई से आप क्या सीखते हो? पढ़ाई का मतलब आप रटना विद्या नहीं है। पढ़ाई का मतलब है कि आप हर क्षेत्र में उन्नति करो। यानी कि अगर आप अपने मैनर्स भी सीखो, अपने देश की रक्षा करना भी सीखो, दूसरों बड़ों से, छोटे बड़ों से बातें करना भी सीखो, तो ये सारा एक है वो एजुकेशन है। तो एजुकेशन इज ए नॉट ए पॉलिसी, इट इज़ ए मैनर। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक गज़ब का कंटेंट लाऊंगा। फिर से कहता हूँ आपका धन्यवाद।